जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, संकट मोचन सीरीज चल रही है और आज मैं लेकर के आया हूँ इस सीरीज का पार्ट 5। साथियों, पार्ट 4 तक अपन ने बहुत सारे MCQ, रिक्त स्थान और एक एक नंबर के अतिलघुरात्मक प्रश्नों को अच्छे से कवर किया है, उनके कॉन्सेप्ट को समझा है और उनसे मिलते जुलते सवालों को भी अपन ने कंप्लीट किया है। तो साथियों, जिन्होंने वो सीरीज नहीं देखी है, सबसे पहले वो पार्ट 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4 को जाकर के अच्छे से कवर करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे लेवल के हो जाएंगे। शुरुआत करेंगे आज की अपनी क्लास की, अपने सेशन की। आज अपन पढ़ेंगे इसका पार्ट 5, जिसके अंदर अपन जो बोर्ड परीक्षा का जो आपका मॉडल पेपर है, जिसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उनको आज अपन करने का प्रयास करेंगे। कि आपके MCQ की बात करें तो 15 MCQ हो गए हैं, फिर बात करें रिक्त स्थान की तो 7 रिक्त स्थान हो गए, 10 नंबर के अतिलघुरात्मक हो गए। यानी इस प्रकार से आपके पास 32 नंबर के जो 32 प्रश्न है एक एक नंबर के करके, उन सबको आज अपन लेकर के करने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन के ऊपर व्यवस्थित तरीके से दिख गया होगा। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो क्लास के अंदर, क्वेश्चन से रिलेटेड हो कि क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर, वॉइस से रिलेटेड हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखा करें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक किया करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं। आप क्वेश्चन देखना, मैं भी यहाँ देख लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है साथियों आपको यहाँ पर कि 96 और 404 यानी 404 का में से ज्ञात करो। साथियों, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी अपन कौन सा करना चाह रहे हैं साथियों, 1 का भी अपन फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारे पास दो संख्या दे रखी साथियों, एक तो दे रखा हमें 96 दे रखा और एक हमें दे रखा साथियों 404। हमें इन दोनों का में से ज्ञात करना साथियों, यानी HCF ज्ञात करना है। अब में से और लेस है दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको एक साथ समझाऊंगा, बहुत ही सावधानी के साथ, शांति से, धैर्यपूर्वक, यानी एक शांत जगह एकांत में बैठ करके इस चीज को देखें और समझे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप ऐसी जगह बैठ करके पढ़ोगे, देखो साथियों, ऑनलाइन पढ़ने का एक सिस्टम होता है। आपको क्या एक शांत जगह बैठना है, ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा के बैठना, नोटबुक लेकर के बैठना, जो बातें बताई जा रही है पॉइंट टू पॉइंट उसको नोट करना, समझना है, तो आपको ऑनलाइन समझ में आएगा। आप लेके बैठ के भीड़ भाड़ वाले इलाके में बैठ के साथ बहुत सारी आवाजें आ रही है, आपका ध्यान वहाँ है ही नहीं है, आप फिर बोलते हो ऑनलाइन समझ में नहीं आता है। बहुत अच्छा समझ में आएगा, पहले कह रहा हूँ आपको, लेकिन उसके लिए आपका डेडिकेशन चाहिए, आपको बहुत ही सावधानी के साथ में और एक कंसंट्रेट होकर के आपको उस चीज को समझना पड़ेगा साथियों। तो आप इस तरह से बैठे होंगे, मैं होप करता हूं। तो अब अपन मैटर को समझने का प्रयास करते हैं, हर एक पॉइंट को समझेंगे। क्या HCF है, क्या LCM, कैसे अपन ज्ञात करते हैं। आज ये सवाल इस रूप में आया तो कल किस रूप में आ सकता है, सारे रूप के बारे में अपन जानेंगे, डिस्कस करेंगे साथियों। तो बात करते हैं, हमें 96 और 404 का साथियों में से ज्ञात करना है। में से का मतलब होता है HCF। तो बात करते हैं, सवाल को शुरुआत करते हैं। यहां देखना साथियों, सबसे पहले अपन क्या करेंगे साथियों, इनका अलग अलग गुणनखंड निकाल लेंगे। तो यहां मैं निकाल लेता हूं साथियों 96 का गुणनखंड निकाल लेता हूं। किसका गुणनखंड निकाल लेता हूं? गुणनखंड का मतलब साथियों सिंपल सा, आपको क्या करना है, सीडीयू पे बिठाना है और उसकी कटिंग कर देनी है, उसमें भाग देना हमको। अब भाग साथियों यहाँ पर ऐसी संख्या का देना है कि सबसे पहले छोटी से शुरुआत करनी है। पहले मैं 2 का भाग दूंगा, 2 का नहीं जाएगा तो फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपने को क्या करना साथियों, आगे बढ़ना है। तो बात करते हैं, इसमें इकाई के स्थान पर 6 आ रहा है, यानी इसमें 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग 9 में 2 तो 2 चौक 8, 4 बार जा रहा है, 1 बचेगा तो 16 बनेगा, 6 का 16 बन गया और 2 8 16। फिर 2 का भाग दो, इसमें कितनी बार जा रहा है, 2 का भाग 4 में 2 बार जा रहा है, 2 का भाग 8 में 4 बार जा रहा है। फिर 2 का भाग दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 12 बार जा रहा है। फिर इसके अंदर अपन 12 का भाग देंगे साथियों तो यह आ जाएगा 6 बार जाएगा। फिर इसके अंदर 2 का भाग दोगे साथियों 3 बार जाएगा। अब आप 2 का भाग नहीं दे सकते, अब 3 का भाग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 3 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। अच्छी बात है, हमने गुणनखंड निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद एक और संख्या हमारे पास पड़ी हुई है 404। इसका भी अपन क्या कर लेते हैं साथियों, इसी प्रकार से स्वीट सा गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप 2 का भाग दो, कितनी बार जा रहा साथियों इसके अंदर, तो ये आ जाएगा 202। देखो 2 का भाग देने का मतलब सिंपल सा आधा कर दो, फिर वापस 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा साथियों, 101 आ जाएगा। अब आप इसके अंदर किसी का भाग नहीं दे सकते, सिंपल सी बात है। तो अब इसके अंदर अपन किसका भाग दे सकते हैं साथियों, तो 50 का भाग देंगे तो सो जाएगा, 51 का भाग देंगे 102। कुल मिलाकर इसमें 101 का भाग ही जा रहा है। किसका जा रहा है, 101 का 1 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 1। आपको जो टुकड़े मिले ना उसको यहाँ व्यवस्थित रूप से लिख दो, यानी मुझे एक तो 96 के क्या टुकड़े मिले वो लिखो, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 मिला और एक 3 की घात क्या मिला, 1 मिला। अच्छी बात है। फिर 404 के क्या गुणनखंड मिले उसको भी उसके सामने लिख दो साथियों, 1 2, 2 की घात क्या मिला, 2 मिला और 101 की घात क्या मुझे 101 मिली। ये आपको प्रोग्राम समझ में आना बहुत जरूरी है। यहां तक का फंक्शन अगर आपका क्लियर है ना तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको सबसे पहले गुणनखंड निकालना आना चाहिए। आपको में से पूछो या ले से पूछो, एक बार ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अब आगे का सिस्टम समझना, ध्यान से समझना। अब मैं निकाल रहा हूं सबसे पहले साथियों इनका में से, क्या निकालना चाह रहा हूं, में से, और हमें पूछा भी इसका में से ही है।
अब इसमें में से कैसे निकलेगा साथियों, ध्यान से देखें इस पॉइंट को। आपको जब भी में से निकालना हो ना, तो आपको जो गुणनखंड मिले हैं ये छिन्मय और 404, आपको यहां पर उस संख्या को देखना है जो इन दोनों के गुणनखंड के अंदर अवेलेबल हो, मौजूद हो। दोनों में होना बहुत ही जरूरी है। तो आप देखोगे साथियों कि यहां पर 2 और 2 यानी 2 एक ऐसा अंक है जो इस 404 के गुणनखंड में भी है और छिन्मय के गुणनखंड में भी है। बिल्कुल, यानी हमने एक चीज तो यहां पर नोट कर ली साथियों की 2 ऐसा अंक है जो दोनों जगह आ रहा है। अब मेरे को 2 को इस मैसे के अंदर लिखना है, लेकिन समस्या आपके सामने ये आएगी कि 2 की घात 2 वाला लिखे यहाँ पे या 2 की घात 5 वाला लिखे। तो हमेशा ध्यान रखना साथियों, मैसे के अंदर आपको पहली बात तो उसी अंक को लिखना है जो सभी के गुणनखंड के अंदर हो, और दूसरी बात आपको उस अंक को लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी घात कम से कम होनी चाहिए। तो आप देखो 2 तो लिखना चाह रहे हैं, लेकिन 2 की घात कम कहाँ है, या है, तो आपको मैसे के अंदर लिखना साथियों 2 की घात क्या लिखना है, 2 लिखना है, फिर इंटू लगा दो। क्या लगा दिया, इनटू। अब आप देखो 3 के पास जाओ, 3 के पास जाओगे तो 3 यह है लेकिन यह नहीं है, तो इसको ड्रॉप कर दो। हमें तो वही अंक लेना है जो दोनों के गुणनखंड के अंदर होना चाहिए। फिर 101 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको भी ड्रॉप कर दो। यानी अपने को फाइनली आंसर मिल चुका है 2 की घात 2 और 2 की घात 2 होता है साथियों 4। कितना होता है, 4। तो हमारा में से कितना आ गया साथियों, जिसको अपन HCF बोलते हैं, में से बोलते हैं, वो कितना आ गया, 4 आ गया। लेकिन यहां पर अगर आपको ले से पूछ लेता तो उसको भी अपन यह कंप्लीट कर देते हैं। यदि, अब ये बात आ रही, यदि हमें ले से पूछ लेता तो ले से में क्या बात देना, देखो में से में तो उसी अंक को लिखना है, उसी संख्या को लिखना है जो दोनों के गुणनखंड के अंदर होनी चाहिए। लेकिन ले से में ऐसा नहीं है। ले से में आप किसी को भी लिख सकते हो, मतलब हर एक अंक को लिखना पड़ेगा। 2 है तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 101 भी आएगा। लेकिन इसमें किस बात का ध्यान रखना है, इसमें इस बात का ध्यान रखना है साथियों कि जिस अंक को आप लिख रहे हो ना, तो उसको आप अधिकतम घात के रूप में लिखो। जैसे मैंने सबसे पहले देखा 2, अब मुझे 2 लिखना है तो 2 यहां पर भी है और यहां पर भी है, लेकिन मुझे 2 कौन सा लिखना है, जो ज्यादा घात वाला है। यानी में से में कम घात वाला लिखा जाता है और ले से के अंदर ज्यादा घात वाला लिखा जाता है। पॉइंट को क्लियर करते चलना आप, है ना। अब यहां पर बात करते हैं, मुझे लिखना पड़ेगा 2 की घात क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा। फिर मैं जाऊंगा 3 के पास, क्या 3 नहीं लिखना है, क्या बिल्कुल लिखना है। ले से में किसी को नहीं छोड़ना है, ले से के अंदर सभी चीज आती है। में से में वही आता है जो ऊपर और नीचे दोनों के गुणनखंड में हो, लेकिन ले से जिसको अपन बोलते हैं LCM, उसके अंदर सभी चीज आती है। तो यहां पर 3 आएगा, तो 3 की घात अधिकतम कितनी है, 1 ही है, तो 3 की घात 1 आ जाएगा। अब आप देखोगे सर 2 की घात 2 वापस मिल गया हमको तो रास्ते में, अब इसको नहीं लेना है। यानी आपको एक संख्या को एक ही बार लेना है और उसको लेते वक्त यह ध्यान रखना है कि उसकी अधिकतम घात आ जाए आपके पास। तो मैंने यहाँ पर 2 को लिया तो 2 की घात 2 है और यह 2 की घात 5, तो मैंने 5 वाला ले लिया। अब 2 को छोड़ दो, अब 2 को नहीं लेना है। फिर आप चलो नई वेराइटी, जो नई वेराइटी आती है ना उसको लेना है, और उसको लेते वक्त क्या ध्यान रखना है, ज्यादा घात वाला लेना है। 101 की घात 1 है, तो यहां पर सबसे ज्यादा घात कितनी है, 101 की घात 1 ही है, तो उसको ले लो आप 101 की घात 1। तो कुल मिलाकर के जब अपन इसको सोल्व करेंगे, जब 2 की घात 5 3 इंटू 101, तो यहां से हमें मिलेगा इसका लेसे यानी LCM। तो साथियों हमने सीख लिया है कि 2 संख्याएं दी जाती है तो उसका लेसे और में से कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले गुणनखंड निकालना पड़ेगा, में से के अंदर उस संख्या को लिखना है जो दोनों के गुणनखंड के अंदर हो, प्लस जिस संख्या को आप लिख रहे हो उसमें कौन सी घात वाली, कम घात वाली लिखनी है। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। और लेसे के अंदर आपको हर संख्या को लिखना, किसी को छोड़ना नहीं है, लेकिन जिस संख्या को आप ले रहे हो ना उसको एक ही बार लेना है, और लेते समय यह ध्यान रखना है कि उसकी अधिकतम घात को आप लिख दो। जैसे मेरे को 2 लेना था, क्योंकि 2 यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो मैंने 2 लिया, तो लेते समय क्या ध्यान रखा, मैं ज्यादा घात वाला लिखूं। कौन सा लिखूं, ज्यादा। फिर उसके बाद मुझे 3 मिला तो 3 लिख दिया, फिर 2 मिला तो उसको नहीं लूंगा क्योंकि एक बार में एक संख्या को लेना है। फिर आपका 101 मिला तो 101 को लिख दिया। तो इस प्रकार अपन लेसे और में से ज्ञात कर सकते हैं। साथियों क्वेश्चन करना अपना टारगेट नहीं है, क्वेश्चन तो चुटकियों में हो जाएगा, 1 सेकंड लगेगा, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं है ना, तो क्लास देखना आपके लिए व्यर्थ है। तो अपन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्लास की लेंथ थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं मान सकता हूं, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट को अपन डीपली टच करके निकलेंगे। तो इस बात को आप अच्छे से नोट करो। अब मैं कहता हूं आपको जिंदगी में लेसे और में से रिलेटेड कभी समस्या नहीं आने वाली है। अब बहुत सारे सवाल आएंगे ऐसे लेसे और में से के, लेकिन वहां अपन क्या करेंगे साथियों, चुटकियों में कर करके निकल चलेंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसका जो पिछला क्वेश्चन किया था ना साथियों, उसमें आपका ऑप्शन दे राइट था। ठीक है, अपने ऑप्शन नहीं देखा था, कौन सा था ऑप्शन आप देख लेना, उसमें चौथा ऑप्शन था ना दे, उसमें 4 लिखा होता तो वो राइट ऑप्शन था अपना। अब यहां देखो साथियों, हमें एक क्या दे रखा है आपके सामने, यहां देखो कि आपको एक द्विघात समीकरण दे रखी है और आपको बोला जा रहा है कि यदि इसके शून्यक a और b हो, ध्यान से देखना, आपको बोला जा रहा है कि अगर इसके शून्यक a व b हो
तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है, यानी उन शून्यकों का गुणा ज्ञात करना है, यानी शून्यकों का गुणा कितना होगा। तो यहां पर साथियों हमें शून्य ए बी है तो हमें शून्यकों का गुणा ज्ञात करना है। तो शून्यकों का गुणा ज्ञात करने के लिए अपन सिंपल सा काम क्या करेंगे साथियों, शून्यकों का गुणा होता है, हम जानते हैं कि यहां पर अगर वो कॉन्सेप्ट लगाए हम कि शून्यकों का गुणा क्या है साथियों, शून्यकों का गुणा, और वो होता है साथियों हम जानते हैं एक संबंध सी बटे वाई। तो शून्यकों का गुणा यानी हमारे पास शून्य ए व बी था तो शून्यकों का गुणा क्या आ जाएगा साथियों, ए बी आ जाएगा। सी बटा है, सी का मान कितना साथियों माइनस का 15 है और ए का मान कितना साथियों 1 है, तो यह आ जाएगा 1। तो फाइनली हमें आंसर कितना मिल जाएगा साथियों, माइनस का 15 मिल जाएगा। तो बहुत ही यहाँ पर क्या है साथियों, दिमाग से क्वेश्चन को टैकल करना अपने को। अब यहाँ पर ऐसे करने लग गए कि इस द्विघात समीकरण के अपन शून्य निकालेंगे फिर उनको गुणा करेंगे तो ठीक है ना, वो अपने बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमें क्या बोला जा रहा है कि साथियों अगर शून्य ए बी है तो हमें उनका गुणा ज्ञात करना है। शून्यकों का गुणा कितना होता है, हमने एक संबंध पढ़ रखा है सदिश संबंध की जांच में कि शून्यकों का जो गुणा होता है वो सी बटे वाई होता है। अगर ये हमें पूछ लेता है कि ए प्लस बी क्या होगा, इस सवाल को मैं थोड़ा घुमा के बता रहा हूं। अभी हमको ए बी पूछा, अगर शून्य ए व बी देकर के हमको ए प्लस बी का मान पूछ लेता, इसका मतलब हमें वो क्या पूछना चाह रहा है, शून्यकों का योग क्या होगा। तो यह सूत्र लगता साथियों शून्यकों का योग बराबर माइनस का बी बटे वाई, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे वाई। हमारे पास दो सूत्र चलते हैं साथियों, एक तो सूत्र चलता है अल्फा प्लस बीटा बराबर चलता है माइनस का बी बटे वाई चलता है, एक चलता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे वाई चलता है। जब योग बोलेगा तो ये चलेगा और गुणा बोलेगा तो ये चलेगा। हमें यहाँ पर गुणा निकालना, देखो शून्य ए व बी है तो हमें ए बी का मतलब उनका गुणा, तो शून्यकों का गुणा होता है सी बटे वाई है। तो हमारे पास शून्य ए बी है तो ए बी लिख दो, हमें ए बी का मान चाहिए, सी का मान माइनस का 15 और ए का मान एक्स स्क्वायर के साथ में क्या 1 है, तो ए का भाग दोगे तो माइनस का 15। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, तो राइट ऑप्शन की बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, आप ध्यान से देखना। तो यहाँ आपको राइट ऑप्शन मिल चुका है, इसका माइनस का 15 यानी बे ऑप्शन राइट मिल चुका है। कौन सा ऑप्शन मिल चुका है साथियों, इसका बे ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। इसको ढंग से उतारे, ये कॉन्सेप्ट है, इनको आप समझते चले। फिर अपन बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं साथियों, हमें कुछ संख्याएं दे रखी जैसे 2 3 4 5 6 और हमें इसका क्या ज्ञात करना साथियों, माध्य ज्ञात करना। माध्य का मतलब हमें औसत ज्ञात करना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। औसत में अपन क्या करते हैं साथियों, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और कुल संख्या कितनी है उसका अपन क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ पर संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, 5 का भाग दूंगा इन सबकी जोड़ के अंदर। तो यहाँ पर सिंपल सा साथियों आपके पास माध्य आ जाएगा। माध्य की अपन बात कर लेते हैं, वो आ जाएगा 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 संख्या तो नीचे आ जाएगा 5। अब इसको जोड़ो कितना और आपके पास देखो, यहाँ पर बात करते हैं 4 और 3 7 7 7 5 12 और 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 बटे 5 कर लो, 5 चौक कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो बताओ इसका माध्य कितना आ चुका है साथियों, तो माध्य आ चुका है आपके पास 4 आ चुका है। तो 4 कौन सा ऑप्शन के अंदर आ रहा है साथियों, आपके पास माध्य 4 ऑप्शन आ रहा है से ऑप्शन के अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, से राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, से हो जाएगा। ठीक है, ये अपना तीसरा था। इसी के साथ अपना स्पेस है तो चौथा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है साथियों, चौथा क्वेश्चन भी आप स्क्रीन के ऊपर अच्छे से देख सकते हो। हमें एक समीकरण दे रखी, बहुत ही चीज अच्छा सवाल है ये, 2x + y = 6। अब हमें यह देखना है कि इसको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुने, आपको ऐसे समीकरण देकर के अगर वो आपसे संतुष्ट करने वाला युग्म पूछे या फिर ऐसा बोले कि इस समीकरण का हल क्या होगा, क्या बोले हल क्या होगा, तो आपको क्या करना साथियों, जो आंसर में दिया गया है एबीसीडी में जो दिया गया है ना, उस मान को यानी एक्स और वाई के मान को इस समीकरण में लिखना है और वह मान आपको देखना है जिसमें आपको मान रखने पर जो लेफ्ट साइड और राइट साइड का मान दोनों क्या मिल जाए बराबर। इस सवाल को अपन समझते हैं। जैसे हमें पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है साथियों, कि पहला ऑप्शन दिया जा रहा है जिसमें हमको वैल्यू दे रखी है साथियों, कुछ इस प्रकार से वैल्यू दे रखी है। हमें दे रखा है 1,2, क्या दे रखा है 1,2। अगर ये मान मैं इस बहुपद के अंदर लिखूं तो क्या होगा, देखो x की जगह मैं लिखूंगा 1 और y की जगह लिखूंगा मैं 2, तो x की जगह 1 लिखूंगा तो यहां पर आ जाएगा साथियों 2 × 1 प्लस y की जगह मैं 2 लिखूंगा तो आ जाएगा 2 = 6। 2 एकम 2 और 2 + 2 करेंगे तो हमारे पास 6, यानी ये अपना नहीं बन रहा है, यानी इसको आप हटा दो। यानी आपको मान रख रख के देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर अपन दूसरों को ट्राई करते हैं। दूसरा ट्राई करते हैं, दूसरे में आपको दे रखा साथियों यहाँ पर 2,1, यानी यह आ जाएगा 2,1। x की जगह आप 2 लिखो तो यह आ जाएगा 2 × 2 प्लस y की जगह आप कितना लिखोगे 1 बराबर कितना चल रहा है 6, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी ये भी नॉट इक्वल आ रहा, बराबर नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी आपका हल, यानी ये भी इसको संतुष्ट नहीं करेगा। फिर बात करते हैं साथियों से ऑप्शन की, यानी ये आपका से ऑप्शन की बात करते हैं। इसमें दे रखा 2,2, तो ये लिखो x की जगह भी 2 और y की जगह भी 2, तो यह आ जाएगा 2 x की जगह 2 प्लस y की जगह 2 बराबर 6।
2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 बराबर 6, यानी यहां पर आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आ गया साथियों, बराबर आ गया। इसका मतलब इसको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा होगा, तो 2,2 होगा। या फिर मैं बोलूं कि इस समीकरण का हल क्या होगा, तो भी 2,2 होगा। दोनों तरह से प्रश्न बन सकता है, या तो बोलेगा इसको संतुष्ट करने वाला युग्म बताइए, या फिर बोलेगा इसका हल क्या होगा। तो दोनों का जवाब आपका हो जाएगा साथियों, ये क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है इसका राइट आंसर आ जाएगा साथियों आपके पास, वो आ जाएगा से ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, से ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको आप ढंग से उतारे, फिर इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बोला जा रहा है, आप अच्छे से देख सकते हो, स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख गया होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है साथियों, हमें एक समांतर श्रेणी है एपी, उसका प्रथम पद दे रखा 6 है साथियों, और हमें यहाँ पर बोला जा रहा है साथियों कि इसका सार्वंतर 3 है, यानी डी कितना है, 3 है। तो हमें एपी बतानी है। तो एपी बताना बहुत ही आसान है साथियों, इसके लिए कि आपका पहला पद 6 है ना, तो 6 लिख दो। अब उसका अगला पद क्या आएगा, जितना सार्वंतर है वो जुड़ करके आएगा। तो सार्वंतर कितना, 3, तो 6 में 3 जोड़ो तो कितना जाएगा, 9। अब इसका अगला पद वापस 3 जोड़ दो, तो 9 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12। 12 में 3 और जोड़ दो तो कितना आएगा, 15। और इस प्रकार से आपकी एपी क्या होगी, चली जाएगी। जब भी आपको प्रथम पद देकर के और सार्वंतर देकर के एपी पूछता है, तो आपको प्रथम पद ऐसा कैसा लिखना, जो सार्वंतर दिया है वो प्रथम पद के अंदर आपको क्या करना है, जोड़ते जाना है, तो आपको एपी मिल जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन आ गया 6, 9, 12, 15, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, राइट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ए, राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए। इसी प्रकार अपन इसके छठे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी समरूपता कसौटी नहीं है। अब देखो समरूपता कसौटी कौन कौन सी चलती है, एक तो अपना चलती है कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल। एक हमारे पास चलती है साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा। एक चलती है भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। तो इस प्रकार से 3 समरूपता कसौटी अपने पास चलती है। तो यहां पर देखो कोण 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 दे रखा है, ठीक है। कोण भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड हो जाएगा। फिर दे रखा भुजा भुजा भुजा, ये भी हो जाएगी। लेकिन कोण भुजा भुजा यानी ये अपने समरूपता कसौटी के अंदर नहीं आता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दे। यानी कौन सी समरूपता कसौटी नहीं है, तो वो है आपकी कोण भुजा भुजा, ये समरूपता कसौटी नहीं है। तो इस प्रकार से ये भी कर सकते हैं। यानी 3 कसौटियां ध्यान रखनी है आपको। एक तो चलती साइड 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 यानी भुजा भुजा भुजा, एक चलती है आपके पास एंगल 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 जिसको बोलते हैं कोण 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 समरूपता कसौटी, और फिर एक चलती है आपके पास भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड, यानी 3 चलती है। होती कितनी देखो, एक तो चलती है एंगल एंगल एंगल, एक चलती है साइड साइड साइड, एक चलती है साइड एंगल साइड। ये 3 आपके पास समरूपता कसौटियां चलती है। ये नहीं चलती आपके साथ, सॉरी साइड एंगल साइड चलती, ये नहीं चलती एंगल साइड साइड, ये समरूपता कसौटी नहीं है। इसलिए अपना ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर का, ठीक है। तो ये अपना इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों दे। अब इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, यही कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप यहां से अलग से नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। हमें यहाँ पर 2 बिंदु दे रखे साथियों। ए बिंदु है 4,0, एक बिंदु ए है वो है साथियों 4,0, और एक बिंदु साथियों हमें बी दे रखा है, और वो बी बिंदु दे रखा है हमें 0,4। क्या दे रखा साथियों, 0,4। हमें ये बोला जा रहा है इस ए बी का, ये जो ए बी रेखाखंड है ना, इसका मध्य बिंदु ज्ञात करो। अब साथियों मध्य बिंदु क्या होता है, अब मान लेते हैं कि इसका मध्य बिंदु P है और वो क्या है साथियों x और y है। तो मध्य बिंदु का x कैसे निकलता है, तो आपको x1 प्लस x2 बटेवा क्या करना पड़ता है 2। x1 कितना है तो आ जाएगा 4, x2 कितना है तो आ जाएगा 0, बटेवा 2 करोगे तो 4 प्लस 0 4, और 4 बटा 2 करोगे तो कितना आएगा साथियों, तो 2 आ जाएगा। तो बताओ मध्य बिंदु का आपके पास x का मान कितना आ गया साथियों, तो x का मान आ गया आपके पास 2 आ गया। इसी प्रकार अपन y का मान भी निकाल सकते हैं। तो मध्य बिंदु में y का मान कैसे निकलता है साथियों, तो वो निकलता है y1 प्लस y2 बटेवा 2 निकलेगा। y1 प्लस y2, अब y1 कितना है 0, ये आ गया 0, y2 कितना है तो ये आ गया 4, बटेवा कितना चल रहा है 2, 0 प्लस 4 यानी वही वापस 4 रहेगा, और 4 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बताओ y भी कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया है। तो फाइनली आंसर मिल चुका है मध्य बिंदु। यानी मध्य बिंदु में x निकालने के लिए आपको x1 x2 को जोड़ना है, 2 का भाग देना है, और y निकालने के लिए y1 और y2 को जोड़ना है, 2 का भाग देना है। आपको मध्य बिंदु में x और y के निर्देशांक मिल जाएंगे। तो राइट ऑप्शन अपना हो जाएगा साथियों यहाँ पर 2,2, यानी से ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा साथियों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास से, यानी एक हमारा दे हो गया, एक हमारा ए हो गया, एक हमारा से हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 7 तक अपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। इनको आप व्यवस्थित तरीके से नोट करें नोटबुक के अंदर। फिर बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं साथियों। हमें यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज एबीसी दे रखा है जिसमें कोण बी समकोण है। तो कोण बी को मैंने समकोण बना दिया, एबीसी समकोण त्रिभुज बना दिया। ये देने का था डायग्राम अपन ने बनाया।
फिर यहाँ पर कोस ए हमें दे रखा 3/4 है, तो हमें साइन ए का मान पूछ रहा है। अब साथियों एक त्रिकोणमितीय अनुपात देकर के अगर हमसे दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे, साइन देके कोस, टेन देके कोट, या फिर भी कोस देकर के सेक, कुछ भी ऐसे पूछे, तो आप इस सवाल को कैसे डील करोगे, ध्यान से समझ लेना। आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात देकर के साथियों उसने कितनी भुजा दे दी है, तो 2 भुजा दे दी है। कितनी भुजा दे दी, 2 भुजा, क्योंकि कोस, अब यहां पर देखें आपके पास सूत्र चलता है एक लाल कक्का, क्या चलता है साथियों, लाल कक्का, ये सूत्र याद रखना। और कोस कहां आता है साथियों, यानी कोस होता है आधार बटेवा कर्ण, यानी उसने 2 भुजा दे दी, एक हमें आधार दे दिया और एक हमें क्या दे दिया साथियों, कर्ण दे दिया। यानी इस सवाल में आपके पास आधार कितना है, तो आधार तो हो जाएगा साथियों 3 हो जाएगा, और कर्ण आपके पास कितना है, तो 4 हो जाएगा। अब आपको साइन का मान चाहिए, और साइन क्या होता है साथियों, हम जानते हैं साइन का बैठता है, यहां बैठता है, तो साइन होता है साथियों लंब बटेवा कर्ण। तो आपको ये निकालने के लिए लंब और कर्ण चाहिए, यानी आपके पास आधार है, कर्ण है, लेकिन आपके पास लंब नहीं है। और लंब ज्ञात करने के लिए साथियों हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में हमें 2 भुजा दे रही को तीसरी भुजा निकालनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहां बात करेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहती है साथियों कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4 का स्क्वायर, बराबर आधार स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस लंब स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा साथियों, तो लंब स्क्वायर तो हमें ज्ञात, लंब तो हमें ज्ञात करना है। 4 का स्क्वायर होता है 16, बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस लंब स्क्वायर ऐसा 9 को इधर भेजो तो यह आ जाएगा 16 माइनस 9 बराबर आ जाएगा लंब स्क्वायर। तो ये घटा दो, कितना जाएगा आपके पास, 16 में से 9 जाएगा तो यह आ जाएगा 7, तो 7 बराबर क्या आ जाएगा, लंब स्क्वायर। हमें लंब का मान चाहिए तो यह आ जाएगा साथियों √7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √7। यानी लंब हमें कितना मिल चुका है, √7 मिल चुका है। तो हमें यहाँ पर साथियों चाहिए फाइनली साइन ए, और साइन होता है लंब बटेवा कर्ण। अब यहाँ पर देखो लंब बटेवा कर्ण, तो लंब की वैल्यू अपन कितनी लिखेंगे साथियों, लंब की वैल्यू अभी अपन ने निकाली √7, तो यह आ जाएगा √7 बटेवा कर्ण आपके पास कितना चल रहा है साथियों, कर्ण चल रहा है आपके पास 4, तो यह आ जाएगा √7 बटेवा 4। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, देख लेते हैं अपन ऑप्शन में से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों आपके पास √7 बटेवा 4 किस में आ रहा है, तो यहां तो 3/5 था, ओहो अपन ने लिख ही गलत दिया, 3/4 नहीं है 3/5 है ना। ये आपको कोस ए का मान है ना साथियों, वो 3/5 दे रहेगा, कितना दे रहेगा, 3/5 दे रहेगा। तो आपका आधार तो 3 ही है, कर्ण आपका 4 नहीं है, अब कर्ण आपका कितना है, तो 5 है। तो जहां अपन ने कर्ण का स्क्वायर किया ना, वह 5 का स्क्वायर कर दो, कर्ण 5 है ना, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, और इस 25 में से उधर 9 को घटा दो, ये 25 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा साथियों, तो ये आ जाएगा आपके पास 16, और 16 लंब स्क्वायर अगर 16 है तो बताओ लंब कितना होगा, तो 4 हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल ले लो तो लंब कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये लंब 4 आ जाएगा तो इस √7 की जगह कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो सब 4 आ जाएगा। और कर्ण आपका कितना चल रहा है, 5 चल रहा है, कर्ण कितना चल रहा है, 5। भाई लंब तो अभी अपन ने निकाला 4, और कर्ण हमारे पास कितना चल रहा है, 5, तो यह आ जाएगा 4/5। नजर हटी दुर्घटना घटी, यानी 3/4 लिख दिया था वहां से देख करके क्वेश्चन में से, जबकि उसमें क्या लिख रखा है, 3/5 लिख रखा, तो 4/5 आएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा साथियों 4/5, यानी ऑप्शन नंबर बे राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इसको आप ढंग से नोट करो, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो आप। फिर अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं साथियों, हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक मीनार है, ये आपके क्या साथियों, मीनार है, और यहाँ पर ये बोला जा रहा है साथियों कि इस मीनार की जो छाया बन रही है, यानी धरती के ऊपर छाया बन रही है, वो मीनार की ऊंचाई के बराबर है। तो मीनार की ऊंचाई h मान लूंगा तो छाया भी कितनी हो जाएगी साथियों, h हो जाएगी। तो हमें ये सूर्य के साथ बनने वाला जो उन्नयन कोण है साथियों, उन्नयन कोण है, वो हमें यहाँ पर क्या है बताना है कि इसका मान कितना है। इसको अगर मैं थीटा मान लूं तो साथियों यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का सवाल आता है तो आप यहाँ देखोगे इस त्रिभुज के अंदर आपके पास कौन कौन सी भुजा काम आ रही है, एक लंब काम आ रहा है, एक आपको आधार काम आ रहा है। अब लंब और आधार कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं, तो tan थीटा में आते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे साथियों tan थीटा बराबर वो होता है साथियों हमारे पास लंब बटेवा आधार। तो लंब कितना आपके पास, तो वो भी h है, आधार कितना आपके पास, तो वो भी h है। तो यहां देखो आप tan थीटा बराबर h से h कटेगा कितना आएगा, 1 आएगा। हमें थीटा की वैल्यू चाहिए और इधर आ रहा है 1, तो आप 1 को tan के पदों में लेके जाओ। तो आप जानते हो tan थीटा बराबर होता है tan 45, भाई tan 45 पर 1
भाई एक कब होता है 10:45 होता है, तो 10 से 10 कटेगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा साथियों 45 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से सवाल को हमें डील करना साथियों, यानी आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई और छाया ये दोनों क्या है बराबर है, जितनी मीनार की ऊंचाई उतनी छाया, ठीक है। तो ये दोनों अपने पास क्या हो जाएगा एच एच मान लिया मैंने। अब ये थीटा, अब यहाँ पर मुझे कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना, आप बोल रहे होंगे सर गुरुजी आपने tan थीटा क्यों लिया, यहाँ पर साइन थीटा ले लो ना। तो आप ये देखो कि आपके पास भुजा कौन सी काम आ रही, एक तो लंब है एक आधार है, लंब और आधार किस में आता है tan थीटा में, इसलिए मैंने tan थीटा लिया। तो tan थीटा लिया तो एच एच हो जाएगा, एच एच कटेगा एक बार। अब यहाँ तो थीटा का मान चाहिए, लेकिन हमारे पास तो ये एक आ रहा है, तो एक को आप 10 के पदों में लेके जाओ, तो 10 एक tan 45 का मान एक होता है, एक कब होता है tan 45 पे, तो 10 से 10 कटेगा, थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्लियर हो जाता है, ठीक है साथियों। तो इसको आप अच्छे से नोट करो, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, से ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा से। तो ये आ गया अपने पास से। फिर अगला क्वेश्चन देखो साथियों, 10वां क्वेश्चन भी अपन यही कर लेते हैं। 10वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है साथियों कि हमें एक वर्ग अंतराल दे रखा 10 से 25। जब भी ऐसा वर्ग अंतराल चलता है, अपन जब प्रश्नावली 14 करते हैं ना, वो माध्य बहुलक वगैरह ये ज्ञात करते हैं, तो हमें वो वर्ग अंतराल दे रखा होता है कि ये 10 से 25, 25 से 30, 35 ऐसे वर्ग अंतराल, तो उसका हमें वर्ग चिन्ह जब भी निकालना हो, तो वर्ग चिन्ह का साथियों एक सूत्र चलता है साथियों कि वर्ग चिन्ह जब भी आपको निकालना हो साथियों, तो क्या करना है आपको कि ऊपरी सीमा और निम्न सीमा, देखो ये तो होती है आपके वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, ये होती है ऊपरी सीमा। तो ऊपरी सीमा के अंदर आपको निम्न सीमा को जोड़ लेना है, यानी दोनों सीमा को जोड़ करके उन दोनों सीमा में 2 का भाग दे देना है। तो ऊपरी सीमा कितनी आपके पास, तो 25 हो जाएगी। निम्न सीमा कितनी आपके पास, तो 10 हो जाएगी। उसमें किसका भाग देना, 2 का। 25 और 10 कितना होता है, तो 35। 35 में 2 का भाग देने आधा करो तो 17.5 आ जाएगा, 17.5 आ जाएगा। 17 17 34 तो 17.5 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, 17.5 से ऑप्शन मारा है, तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, से ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास अपन ने क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया, अभी 10वां कर लिया है, और इसमें 17.5 यानी 10वें के अंदर अपना से ऑप्शन सही हो गया। 9th में भी अपना से ऑप्शन सही था। अब इसके बाद अपन बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। आपको स्पेस तो यहाँ होगा, अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पष्ट रेखाएं आपस में होती है, व्यास के सिरों पर। यहाँ देखे स्पेस है कि नहीं, पहले मैं देख लेता हूँ। ओके स्पेस है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है कि ये कोई आपके पास वृत्त है और ये इसका व्यास है, क्या साथियों, व्यास है। तो इसके जो व्यास है ना, इसके सिरे, एक सिरा ये है एक सिरा ये, तो इसके व्यास के सिरों पर जो स्पर्श रेखा खींचते हो ना आप, ये स्पर्श रेखा का मतलब किसी बिंदु पर स्पर्श करके निकलने वाली रेखा, जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है। कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, 2 1। तो आप यहाँ पर क्या फील कर पा रहे हो, यानी किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा कैसी लग रही है आपको, समांतर लग रही है। समांतर का मतलब क्या होता है साथियों, जो पैरेलल चलती हो इस प्रकार से, जो आपस में कभी नहीं मिलती, अनंत तक बढ़ा दो उसको समांतर कहते हैं। तो ये कैसी प्रतीत हो रही है, समांतर प्रतीत हो रही है। तो सिंपल सी बात, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, हमारे पास समांतर। और समांतर कौन सा ऑप्शन राइट है साथियों, बे ऑप्शन राइट हो जाएगा। छेदक नहीं होगी, लंब प्रति, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, 11वें का ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा साथियों, बे ऑप्शन राइट हो जाएगा। समांतर कौन सा है साथियों, समांतर वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार 11वां क्वेश्चन भी अपना यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लो व्यवस्थित तरीके से, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं साथियों। यहां बोला जा रहा है साथियों कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। यानी साथियों एक घनाकार ब्लॉक है आपके पास। घनाकार ब्लॉक किस प्रकार का होता है साथियों, मैं फटाफट बना देता हूं आपके लिए। यह है घनाकार ब्लॉक। अब इसके ऊपर साथियों एक अर्धगोला रखना है हमें। क्या रखना साथियों, अर्धगोला। और ये बोला जा रहा है कि उसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। साथियों सिंपल सी बात है, यहां पर आप कोई भी अर्धगोला रखना चाहोगे, पूरा पूरा इसके ऊपर आए, तो सिंपल सी बात, जितनी इसकी भुजा होगी उतना ही आप रख पाओगे। तो जितनी इसकी भुजा होगी उतना ही उसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। हमें इसकी भुजा कितनी दे रखी है साथियों, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आप इसके ऊपर जो अर्धगोला रखोगे साथियों, यानी इसके ऊपर जो अर्धगोला रखा जाएगा ना साथियों, ये जो इस प्रकार से आप अर्धगोला इसके ऊपर ये इस तरह से क्या करोगे, रखोगे अर्धगोला इसके ऊपर, तो ये भी कितना होगा साथियों। तो यहां से अगर अपन यहां तक देखें तो इसकी भुजा ये कितनी आ रही है, जितनी ये आपके पास किनारा चल रहा है, किनारा कितने 7। तो सिंपल सी बात है, इसका अधिकतम व्यास भी कितना हो सकता है, 7, क्योंकि ये 7 और ये भी 7। तो सिंपल सी बात है, इसका अधिकतम व्यास 7 हो सकता है। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा साथियों, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए। तो हमेशा ध्यान रखें, जितना आप किनारे का जो आप ले रहे हो,
जो भी घन ले रहे हो, नाप ले रहे हो, तो उसके ऊपर आप जो रखोगे उसकी त्रिज्या, उसका व्यास भी अधिकतम कितना हो सकता है, उतना ही हो सकता है जितना आपकी भुजा चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें व्यास पूछा था, तो ये हो गया अधिकतम व्यास। फिर बोल रहा है कि एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान कितना होता है। ये अब देखो 13वां क्वेश्चन है साथियों। एक वृत्त है, ये ले लिया मैंने वृत्त, इसके चतुर्थांश का कोण बताना है। चतुर्थांश का मतलब होता है साथियों चौथा हिस्सा, चतुर्थांश चतुर्थ अंश यानी चौथा हिस्सा। तो आप मुझे बताओ टोटल कोण कितना होता है, तो टोटल कोण यानी कुल कोण आपके पास कितना होता है वृत्त के अंदर, तो 360 डिग्री होता है। हमें उसका कौन सा हिस्सा चाहिए, चौथा हिस्सा चाहिए, तो जितना हिस्सा करना उसमें जितना भाग देने। मैं कह रहा हूं जैसे आपके पास 500 रुपए, 500 रुपए को 10 जने में बांटो, तो जितने जने में बांटोगे उतना भाग दोगे, 10 का भाग दोगे तो आपके पास कितना आएगा, 50, एक एक मेंबर को 50 मिलेगा। उसी प्रकार मुझे इस 360 के 4 हिस्से करने हैं, तो मैं 4 का भाग दूंगा और ये आ जाएगा 9 चौक 36 यानी 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यानी प्रत्येक हिस्सा कितने का होगा साथियों, 90 डिग्री का होगा। और 90 डिग्री का होगा तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, सुंदर सा प्यारा सा राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, दे ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास दे। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर फिनिश होता है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं साथियों इसी के अंदर। तो यहां पर आते हैं, एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की क्या प्रायिकता होगी। 14वां क्वेश्चन देखो साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 14 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों, हमारे पास यहाँ 14 क्वेश्चन है। एक पासे को उछालने पर हमारे पास क्या क्या आता है साथियों, तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। ये हमारे पास घटनाएं प्राप्त हो सकती है, ये हमारे पास रिजल्ट आ सकता है 1 2 3 4 5 है। लेकिन ये तो कह रहा है कि 6 से भी बड़ा अंक प्राप्त हो। अभी 6 से बड़ा अंक प्राप्त हो सकता है क्या, हमारे पास तो 6 ही अंक है, नहीं हो सकता। तो उसके लिए अपने पास अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएगी, 0। और कुल प्रायिकता, कुल घटना कितनी हमारे पास 6। तो प्रायिकता होती क्या, अनुकूल बटेवा कुल। तो यहां पर बात करते हैं साथियों कि 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, अंक आने की प्रायिकता, यही पूछ रहा ना हमसे। तो 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास। अनुकूल घटना कितनी होगी 6 से बड़े के लिए, 0, क्योंकि 6 से बड़ा कोई अंक है नहीं। कुल घटना कितनी है आपके पास, तो हमारे पास हो जाएगी 6, 0/6 यानी कितना होता है 0। तो 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी साथियों, 0। यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका इस 14 के अंदर, राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों 0, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 14 के अंदर अपना ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर इसी के साथ अपन ये 15 क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं, पर उसके लिए हमें स्पेस चाहिए होगा, तो 15 क्वेश्चन को यहाँ कर लेते हैं, स्पेस की क्या कमी है। तो यहाँ देखो हमें चाहिए अब 15वां क्वेश्चन करना है, ये आ गया 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में साथियों हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी, ध्यान से देखे, -3 -1/2 2 और हमें 11वां पद ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी है -3, फिर हमें दे रखा अगला पद -1/2, -1/2, फिर दे रखा -2 और हमें इसका 11वां पद ज्ञात करना। कौन सा पद ज्ञात करना साथियों, 11। अब इस सवाल को आप ध्यान से देखें, आपको 11वां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले आप सोचोगे 11वें पद का सूत्र क्या होता है, तो आपके दिमाग में आएगा कि सबसे पहले तो आप लिखोगे इसमें ए कितना आपके पास -3 है। फिर आप देखो आपके साथ सारवंतर कितना चल रहा है डी, तो आप क्या करते हो इस पद में से इस पद को घटाओगे, यानी -1/2 में से आप क्या घटा रहे हो -3, तो उस -3 को कोष्टक में लिखो। यहां पर ध्यान रखना साथियों, आप क्या कर रहे हो दूसरे पद में से पहला पद घटा रहे हो, दूसरा पद खुद माइनस का था तो माइनस के साथ आया, फिर आपकी ये माइनस ये सूत्र का, फिर वो खुद -3 है तो वो कोष्टक में आएगा। इस बात का आप ध्यान रखें, यहां गलती करोगे तो डी बराबर आ जाएगा आपके पास -1/2 ऐसा कैसा, माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने का तरीका तो सिंपल सा आपके पास, इसको करो ये -1 ऐसा कैसा, प्लस ऐसा कैसा, 2 3 6 ऐसा कैसा और बटेवा में 2, 6 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा आपके पास 5/2। यानी आपको पहला पद यानी प्रथम पद आपको मिल चुका है, डी आपको मिल चुका है ना साथियों। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको किसी पद को निकालने के लिए रोक सकती है, क्योंकि अब हमें ज्ञात करना साथियों यहां पर देखो 11वां पद, और 11वें पद का सूत्र होता है a + 10d। जो आपको पद चाहिए ना, जैसे अगर 50वां पद चाहिए तो a + 49d, 20वां पद चाहिए तो a + 19d, 15वां पद चाहिए तो a15 बराबर a + 14d, यानी एक कम d ले लो, एक कम d ले लो। तो यहां पर देखना साथियों 11वां पद आ जाएगा आपके पास, a कितना चल रहा है आपके पास -3 चल रहा है, -3 प्लस 10d, तो 10 की जगह 10, d की जगह कितना आ जाएगा तो 5/2, अभी जस्ट निकाला अपने d 5। फिर ये देखो कट रहा है, 2 पंजे 10 5 बार और 5m 25, तो -3 और 5m 25। अब 25 में से 3 घटा दो कितना आ जाएगा साथियों, तो यह आ जाएगा 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों 22 आ जाएगा। तो 11वां पद आपके पास कितना आ चुका है साथियों, तो ये आ चुका है आपके पास 22 आ चुका है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 15वें का, अभी अपन देख लेते हैं, ऑप्शन टेस्ट कर लेते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास 15वें के अंदर 22 चाहिए था ना, 22 यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए में आ रहा है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए। इस प्रकार हमारे पास जो 15 एमसीक्यू थे आपके मॉडल पेपर के, वो यहाँ पर क्या होते हैं कंप्लीट हो जाते हैं।
इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, रिक्त स्थान के सवाल, यानी इस तरह आपका पेपर आएगा। 15 एमसीक्यू आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, 15 एमसीक्यू। अब अपन बात करते हैं रिक्त स्थानों वाले प्रश्न की। तो जब अपन ऐसे 10 से 15 मॉडल पेपर कर लेंगे, 10 मॉडल पेपर भी अगर कर लेते ना, मैं कहता हूं उनसे आपके बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। उनको आप बहुत ही स्ट्रांगली कंप्लीट करें, और हर एक क्वेश्चन को अपन केवल नजरअंदाज नहीं करेंगे, उसको केवल उस क्वेश्चन को करने की दृष्टि से अपन उसको नहीं पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, कैसे इस पर और सवाल बन सकता है, सारी चीजें। तो जैसे ये आपका अभी हो गया समांतर श्रेणी का प्रश्न, यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। जो भी पद निकाला तो मैंने तरीका बता ही दिया कि जो पद चाहिए उससे एक कम डी ले लो। फिर उसके बाद ये आपका प्रथम पद होती है, सार्वंतर निकालना अपने सीख ही लिया कि अगले पद में से पिछला पद घटा दो, ये हो जाएगा। तो आपका बहुत सारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें अपन सीखते चलेंगे, तो इसको आप अच्छे से नोट करो। फिर अपन रिक्त स्थान के सवालों को धुआं करते हैं। तो शुरुआत करते हैं साथियों रिक्त स्थान के क्वेश्चनों की। तो आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। यहाँ हमें बोला जा रहा है साथियों, हमें एक एपी दे रखी 3 1 -1 और -3। पहले मैं एपी लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ 3 1 -3 और 1, ऐसे दे रहेगा ना कुछ, 3 1 -1 और 3, -1 और 3, यानी हमें ये एपी दे रखी साथियों। और हमसे क्या पूछ रहा है, इसका प्रथम पद। तो बताओ प्रथम पद कितना हो जाएगा। प्रथम पद की जगह तो आप रिक्त स्थान में लिख दोगे 3, क्योंकि प्रथम पद यानी जो पहला पद है वो आपका हो जाएगा। और सार्वंतर, सार्वंतर कितना होगा साथियों, इसका सार्वंतर निकालो, सार्वंतर डी, वो होता है साथियों आपका A2 - A1। तो दूसरा पद कितना आपके पास 1, इसमें से आप घटा रहे हो क्या 3, तो 1 में से 3 घटाओगे तो जाएगा -2। तो बताओ आपका सार्वंतर कितना गया -2 और प्रथम पद कितना गया 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। रिक्त स्थान के अंदर पुट कर दो इसको। फिर बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि cos स्क्वायर 60 और sin स्क्वायर 60 का मान कितना होगा। यहाँ देखो cos स्क्वायर 60 और sin स्क्वायर 60 का मान चाहिए, तो हमें इसके लिए सर्वसम्य का पता होना बहुत जरूरी है। वो होती है साथियों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इसका मान होता है 1। यानी दोनों जगह अगर थीटा सेम चल रहा है, थीटा सेम होना बहुत जरूरी है। ये 60 है तो ये भी 60, ये 30 है तो ये भी 30, ये 45 है तो ये भी 45, तो उस केस में उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ देखो cos स्क्वायर 60 और sin स्क्वायर 60 सेम सेम आ रहा है थीटा, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा साथियों, सिंपल सा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका रिक्त स्थान में भर दो, आंसर हो गया। फिर इसके अपन तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तीसरा क्वेश्चन क्या है साथियों, एक शंकु है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो देखो मैं प्यारा सा शंकु बना देता हूँ। सबसे पहले जोकर की टोपी हो जाएगी। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है साथियों, आपके पास 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, यानी ये ऊंचाई कितनी है साथियों 8 सेंटीमीटर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो, हमें ये एल ज्ञात करना है। और साथियों आपको सूत्र पता होना बहुत जरूरी है। एक सूत्र होता है साथियों, एक तो होती त्रिज्या आर, इसको तो बोलते हैं आर, एक शंकु की ऊंचाई होती है एच, और एक होता है एल। इन तीनों के बीच में एक संबंध होता है, यानी एल होता है, वो होता है साथियों √r² प्लस वो होता है √r² प्लस s²। अब ये सूत्र आया कैसे, इसको समझो। यहां पर आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये 90 डिग्री का कोण, इसके सामने क्या होता है कर्ण। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रही है ना साथियों, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार कितना है r, तो आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी h²। और हमें यहाँ पर किसका मान चाहिए, l का मान चाहिए, तो वहां क्या जाएगा, रूट लगेगा। इसलिए सूत्र आया l बराबर √r² प्लस h²। आपको ऐसे इसको याद रखना है। अब ध्यान दे साथियों, हमें यहाँ पर l का यानी तिर्यक ऊंचाई का मान चाहिए, तो r² का मतलब 6 का स्क्वायर करोगे तो यह आ जाएगा 6 का स्क्वायर, h² मतलब 8 का स्क्वायर करोगे तो यह आ जाएगा 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर तो होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64, 36 में 64 जोड़ोगे तो आएगा आपके पास 100। तो बताओ एल आ जाएगा आपके पास 100 बाहर निकलेगा तो 10। तो बताओ एल कितना आ गया, 10 आ गया। तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। रिक्त स्थान में इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो 10 आ जाएगा। हमें यहाँ पर एल निकालना था, एल आर एच में संबंध होता है, एल बराबर √r² प्लस h²। कैसे याद रखना, समकोण त्रिभुज के हिसाब से याद रख लेना। फिर अपन बात करते हैं साथियों वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र। तो यहां पर आपको सूत्र पूछा है, मैं कहता हूं ना साथियों आपको सूत्र बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बहुलक का हो, बहुलक ज्ञात करने का, माध्य ज्ञात करना हो, या फिर माध्य ज्ञात करने के लिए जो प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि, पग विचलित विधि होती है, इनके सारे सूत्र आपको बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसमें चौथा इसका जो क्वेश्चन है, इसमें हमें माध्य का सूत्र पूछ लिया है, और माध्य का सूत्र कुछ नहीं है, आपको याद रखना पड़ता है, और वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये सूत्र होता है साथियों। यहां पर L होता है आपका जो माध्यक वर्ग होता है उसकी निम्न सीमा, n/2 जितने फ्रैक्शन दे रखे हैं उसमें 2 का भाग देना है, माइनस CF यानी संचय बारंबारता, /F यानी बारंबारता, और H यानी आपका वर्ग अंतराल कितना चल रहा है, यानी जो गैप कितना चल रहा है। जैसे 10 से 20 है तो गैप हो जाएगा 10 का, तो वो गैप आपका H आ जाएगा। तो यानी L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H, यानी ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की,
उस फ्रैक्शन का मान जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा अधिक हो, यानी जिस फ्रैक्शन की बारंबारता ज्यादा होती है ना, वो उसको बोलते हैं अपन बहुलक। बहुलक यानी जो बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है, यानी जिस फ्रैक्शन का मान सबसे ज्यादा बार आता है ना, तो उसको अपन बोलते हैं बहुलक। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिख रहा है। ओके, तो अपन क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 की बात करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बहुलक, यानी वह फ्रैक्शन जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। घड़ी की मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में रचित कोण कितना होगा? वेरी नाइस। उस क्वेश्चन को करेंगे, स्पेस चाहिए, एक बार इसको अच्छे से आप नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 तक। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहां पर बोला जा रहा है साथियों, ये मिनट की सुई है ना, वो 1 मिनट में कितना कोण चलती है। तो आप मुझे बताओ साथियों, अभी घड़ी की सुई यहां है, अब ये पूरा घूम करके जब यहां आ जाती है तो कितने डिग्री चल जाती है? 360 डिग्री चल जाती है, यानी जहां से शुरू हुई वहीं वापस आ गई 360 डिग्री। अब 360 डिग्री चलने में इसको टाइम कितना लगा? तो 60 मिनट लगे, यानी ये यहां से यहां आई तो इसने कितने मिनट कवर कर लिए? 60 मिनट। यानी 60 मिनट के अंदर आप ये सोचो कि उसने कितना कोण बनाया, तो 60 मिनट में उसने बनाया 360 डिग्री का। तो हमें तो 1 मिनट में बताना ना, 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो 1 मिनट बचेगा 360 बटेवा 60 आ जाएगा, वहां काट लो, ये 6 बार कट रहा है, यानी 1 मिनट में वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं एमसीक्यू के अंदर, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? देखिए साथियों, कोई भी चीज असंभव है ना, उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0। जैसे अभी अपन ने क्या किया, एक पासे को फेंका, अब पासे में 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी थी? 0। क्यों? क्योंकि वो चीज असंभव है, क्योंकि पासे में हमारे पास 6 तक के अंक ही होते हैं, 6 से बड़ा अंक हमारे पास होता ही नहीं है, तो वो हमारे लिए असंभव था, उसकी प्रायिकता कितनी थी? 0 ही थी। तो वहीं से अपन ने सीख लिया है, कोई भी अगर घटना असंभव है तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। तो किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। प्रायिकता अधिकतम कितनी हो सकती है साथियों? कुल प्रायिकताओं का योग कितना हो सकता है, या फिर किसी घटना की अधिकतम प्रायिकता कितनी हो सकती है? तो 1 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। या फिर ऐसा प्रश्न आ जाता है साथियों कि किसी घटना के होने की प्रायिकता दे रखी और हमें नहीं होने की पूछ रहा हो, तो जो होने की प्रायिकता दे रखी ना, उसको 1 में से घटा दो, उसके नहीं होने की प्रायिकता भी आ जाएगी। तो इस प्रकार अपन प्रायिकता के सवालों करते हैं। और प्रायिकता होती क्या साथियों? तो अनुकूल घटना बटेवा कुल घटना, यानी किसी घटना के लिए अनुकूल घटना कितनी हुई बटेवा कुल घटना कितनी हुई, इनका अनुपात ही हमारे पास क्या होता है साथियों? प्रायिकता होता है। तो किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी साथियों? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 0। क्या हो जाएगा साथियों? 0। किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमारे पास एमसीक्यू के जो 7 क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। फिर बढ़ते हैं अपन अति लघुरात्मक प्रश्नों की तरफ, जो आपके एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, उनको भी अपन यहाँ पर क्या करते हैं? अच्छे से कवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अपन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अति लघुरात्मक प्रश्नों में से। यहां हमें बोला जा रहा है साथियों 1260 के अभाज्य गुणनखंड को घातांक के रूप में लिखिए। यानी मुझे 1260 के क्या चाहिए साथियों? अभाज्य गुणनखंड, और उसको घातों के रूप में लिखना है। कोई बात नहीं, सबसे पहले अपन अभाज्य गुणनखंड तो निकाल ले। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना हमें आना चाहिए साथियों। सबसे पहले आप देखो, इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 2, 2 का भाग 12 में कितनी बार? 6 बार। 2 का भाग 6 में कितनी बार? 2 3 बार, और यह आ जाएगा 0, 630। यानी 2 का भाग देना मतलब आधा करना। 1260 का आधा कितना होता है? 630। वापस इसका 630 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा? तो 600 का आधा होता है 300, तो यह जगह 315 हो जाएगा। 30 का आधा कितना होता है? 15 होता है। अब यहां पर आपके 2 का भाग नहीं जा रहा, चूंकि इकाई के स्थान पे 5 आ गया, हमें 0 2 4 6 8 चाहिए। तो अब आप ये देखो 3 का जा रहा नहीं जा रहा। अब वापस ये गलती मत करना कि फटाफट आप 5 को देख करके किसका भाग दे दो? 5 का। पहले आप सब्र करो। 5 और 3 कितना होता है? 8, 8 और 1 कितना होता है? 9। यानी अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी तो जाएगा। तो यहाँ पर 3 का भाग दो। 3 का भाग देंगे तो सबसे पहले 30 में दो, कितनी बार जा रहा है? 10 बार जा रहा है। 3 × 10 कितना होता है? 30 होता है। तो 31 में दिया तो मेरे पास कितना बार गया? 10 बार गया। बचा 1, वो बन गया 15। 15 बन गया तो 3 पंजू 15 हो जाएगा। वापस देखो 5 और 1 कितना होता है? 6। यानी 6, यानी अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी जाएगा। तो 3 का भाग दो। 10 में 2 कितनी बार? 3 3 9, 3 बार जा रहा है। फिर बाद आपके पास क्या बचेगा? 1 बचेगा। 3 3 9 के बाद वो 15 बन गया। 3 पंजू 15। अब देखो 5 और 3 कितना होता है? 8। यानी 8 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब आप जाओ 5 के ऊपर, तो 5 का भाग 5 7 35, और फिर वापस 7 7 का भाग इसमें जाएगा एक बार। ठीक है, तो 1260 को इसके घातांक के रूप में लिखना था, तो 1 और 2, तो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है? तो 3 भी 2 बार आ रहा है। 3 भी 2 बार। 5 एक बार आ रहा है, 5 एक बार आएगा। 7 कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो 1260 को घातांक के रूप में लिख दिया साथियों, और हमें फाइनली आंसर कितना मिल चुका है साथियों? तो हमें आंसर मिल चुका है यहाँ पर 2 की घात 2, 3 की घात 2, 5 × 7। ये है हमारे 1260 का घातांक रूप। हमें गुणनखंड निकाल लिया यहाँ पर बहुत ही अच्छे से। फिर इसके बाद साथियों अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हमें एक बहुपद दे रखा है, या ध्यान से देखना, इसी का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन तीसरे का। हमें बहुपद दे रखा साथियों, एक दे रखा 2x² + kx।
प्लस क्या दे रखा है एक्स, सॉरी प्लस दे रखा हमें एक्स और प्लस दे रखा है के, और ये हमें बहुपद दे रखा है, और हमें साथियों इसका एक शून्यक दे रखा है। क्या दे रखा है साथियों, इसका शून्यक दे रखा है, वो है 3। अब एक बहुपद का अगर हमें शून्यक दे दे, ठीक है, और शून्यक हमें कितना दे दिया साथियों 3 दे दिया है, तो हमें के का मान पूछ रहा है, के का मान कितना होगा। तो ध्यान से देखा साथियों, शून्यक किससे कहते हैं, यानी x का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद की वैल्यू कितनी हो जाती है साथियों, 0 हो जाती है। यानी x का ऐसा क्या मान लिखूं मैं इसमें ताकि ये बहुपदी 0 हो जाए, तो वो होता है उसका शून्यक, और वो मान हमें यहाँ पर दे रखा है, शून्यक हमें कितना दे रखा है 3। जैसे ही 3 में इस बहुपद में लिखूंगा तो इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा साथियों, 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखना, इसमें मैं लिखता हूं 2, x की जगह मैं कितना लिखूंगा साथियों 3, चूंकि इसका शून्यक कितना है 3, प्लस x की जगह वापस कितना लिखूंगा 3, और यहाँ पर प्लस के और बराबर में लिखूंगा 0। इसको मैंने 0 के बराबर क्यों लिखा, क्योंकि शून्यक वह मान होता है जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब यहाँ देखो 2 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा बराबर 0। हमें के का मान चाहिए ना, इनको जोड़ घटा करके उधर ले जाओ, 9 दूनी 18, 18 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा, 19 20 21, 21 हो जाएगा। तो के को उधर, के चाहिए तो 21 को उधर भेजो तो माइनस का 21 हो जाएगा। तो साथियों के का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 21 आ जाएगा। तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर क्या हो जाता है साथियों, बहुत ही अच्छे से क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। माइनस का 21 आ गया आंसर। अब बात करते हैं साथियों, हमारे पास एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये अपना फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और यहीं पर मैं लाइन खींच कर लेता हूँ और इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। 9 पेंसिल और 8 पेन का मूल्य 54 रुपए है, हमें इसका एक समीकरण बनाना है। तो ध्यान दें, समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जब भी आपको 9 10 15 20 25 की बात की जाती है ना, तो आप सबसे पहले एक चीज का मूल्य बताओ। भाई आपको 9 पेंसिल यहाँ पर बोला जा रहा है, 9 पेंसिल, और उसके साथ साथ में क्या बोला जा रहा है, 8 पेन का मूल्य 54 दे रहा है। तो आपको सबसे पहले एक पेंसिल का और एक पेन का मूल्य पता होना चाहिए, ताकि एक पेंसिल का जो होगा उसको जितनी पेंसिल होगी उससे गुणा कर देंगे, और एक पेन का जो मूल्य होगा उसको जितने पेन होंगे उससे गुणा कर देंगे, और बराबर में अपन क्या लिख देंगे, अमाउंट लिख देंगे। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं यहाँ पर, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है। यहाँ पर क्या मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य, और वो मैंने मान लिया x रुपए, तथा एक पेन का मूल्य कितना मान लिया साथियों, तथा एक पेन का मूल्य, तथा एक पेन का मूल्य, और वो मैंने मान लिया y रुपए। अब मैं बीजगणितीय समीकरण बना रहा हूं, प्रश्नानुसार बात करूंगा। यहाँ पर ध्यान से देखना, क्या प्रश्नानुसार बात होगी यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू प्रश्न क्या आता देखना, प्रश्नानुसार, ठीक है। अब प्रश्न अपने को कितने पेन खरीदने कह रहा है, यहाँ पर 9 पेन खरीदने की बात, सॉरी 9 पेंसिल। अब मुझे बताओ एक पेंसिल का मूल्य कितना x है, तो 9 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, प्लस प्लस एक पेन का मूल्य y है, तो यहाँ पर कितने पेन खरीदना है साथियों, सवाल के अंदर हमें यहाँ पर 8 पेन खरीदना है। तो एक पेन का y है तो 8 पेन का 8y होगा, बराबर हम कितने रुपए दे रहे हैं, 54 रुपए दे रहे हैं। तो बताओ ये आपके पास बीजगणितीय समीकरण आई कि नहीं, इसी को बोलते हैं बीजगणितीय समीकरण, जो अपन ने यहाँ पर प्राप्त कर लिए। यानी यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या होता है साथियों, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन चौथा क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं साथियों, यहां पर हमें इस प्रकार का एक डायग्राम दिया गया है, और हमें यहाँ पर AE/EC का मान दे रखा है। हमें क्या दे रखा साथियों, AE/EC, और वो मान दे रखा साथियों 3/2, यानी AE का मान 3 है और EC का मान कितना है, 2 है। हमें AD का मान 2.7 दे रखा, हमें BD का मान यहाँ पर पूछा गया। ये जो डायग्राम है ना साथियों, ये थेल्स प्रमेय का है, आधारभूत समानुपाती प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है साथियों, ध्यान से सुनना, कि यदि किसी त्रिभुज के अंदर किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, किसी त्रिभुज के अंदर किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, यानी हमें यहाँ पर डी समांतर बीसी दे रखा है, इस सवाल में साफ साफ दे रखा है कि आपके डी बीसी के समांतर है, यानी हमें दे रखा है कि ये डी और बीसी क्या समांतर है। तो थेल्स प्रमेय कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा की जाए, तो वो जो रेखा आपने खींची है ना साथियों, वो त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो अपन यहाँ थेल्स प्रमेय लिखेंगे, क्या लिखेंगे साथियों, थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय क्या कहती है साथियों, थेल्स प्रमेय कहती है इसके अकॉर्डिंग जो अनुपात आना चाहिए, यानी एडी बटेवा बीडी आना चाहिए, एडी बटेवा बीडी। ये देखिए एडी बटेवा बीडी वो आएगा एई बटेवा ईसी। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि किसी एक भुजा के समांतर अगर अपन रेखा खींचते तो ये जो अनुपात होता है ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब भी ऐसा सवाल आया आपको केवल थेल्स प्रमेय लगानी। एडी का मान कितना दे रखा, 2.7 दे रखा, 2.7 लिख दो। बीडी का मान हमें पता नहीं है, एई कितना दे रखा, 3 लिख दे रखा है, ईसी कितना दे रखा, 2 दे रखा है, ये 2 लिख दिया। हमें बीडी का मान चाहिए ना, आप ऐसा करो यहाँ पर क्रॉस गुणा कर दो, क्या कर दो, क्रॉस गुणा, ठीक है। इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो,
2.7 इंटू तो कर दो 2 और BD उससे जाकर गुणा होगा तो यह देगा 3BD। क्या देगा 3BD। हमें BD चाहिए तो 3 को भी इसके बटा में भेज दो तो यह देगा 2.7 इंटू 2 बटेवा में 3, वो गुणा वाला इधर भाग में आ गया तो उधर क्या बचा BD बचा। अब देखो यहां पर देखो इसका पॉइंट हटा दो, इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा और 3 का भाग 27 में कितनी बार जाता है 9 बार और 9 दूनी कितना होता है 18 तो यह आ जाएगा 18 बटेवा 10 और ये किसका मान आ गया BD का। ये 0 का तरफ का अंक हो जाएगा, एक की तरफ का पॉइंट लग जाएगा तो फाइनली हमारे यहाँ पर BD का मान कितना आ जाएगा तो 1.1 आ जाएगा। एक 0 था तो एक अंक छोड़ के मैंने पॉइंट लगा दिया तो 1.8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने BD का मान निकाल लिया, वो कितना है साथियों 1.8 आया। थेल्स प्रमेय लगेगी आपके यहाँ पर, यानी ये अनुपात है वो आपको बराबर लेकर के चलना है, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर दे देगी। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ये थेल्स प्रमेय है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 अपना यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसको आप अच्छे से नोट करें। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लो, फिर अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, हमें बिंदु P दे रखा है 3,4, हमें इसकी x अक्ष से दूरी ज्ञात करनी। जब भी ऐसा सवाल आता है ना, हमें एक बिंदु देकर के x अक्ष से दूरी पूछे या y अक्ष से दूरी पूछे, तो जो जिससे बिंदु से दूरी पूछ रहा है ना उसका उल्टा वाला बिंदु ले लो। हमें x अक्ष से दूरी चाहिए ना तो आप y का मान लिख दो। तो x अक्ष से दूरी कितनी आएगी साथियों, x अक्ष से दूरी वो आ जाएगी साथियों 4। अगर ये हमें पूछता y अक्ष से दूरी कितनी है, y अक्ष से दूरी, तो आपको x का मान लिखना है। y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो x का मान कितना है साथियों 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो जैसा आपको पूछा गया वैसा जवाब। ये सवाल का जवाब दे कैसे रहे, इस सवाल को समझो आप थोड़ा। यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे पास कोई बिंदु है 3,4, क्या है साथियों 3,4, यानी यहाँ पर x का मान तो 3 है और y का मान कितना है 4, ये 3 है ये 4 है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है अगर बिंदु ये भी यहाँ है तो इस बिंदु की बताओ x अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर आप देखो, सॉरी ये तो आपके पास कितना है यहां से यहां तक, ये तो y का मान है ना, तो y का मान तो 4 है और x का मान आपके पास कितना है साथियों 3 है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये पूछो जैसे बिंदु यहाँ पर है P, इसकी x अक्ष से दूरी कितनी है तो बताओ 4 है, 4 है। और इस बिंदु की y अक्ष तो ये रहा, यहाँ से दूरी कितनी है तो जितना x का मान होगा यानी 3 है। तो सिंपल सी बात है, x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो आपको y का मान लिखना है, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो आपको x का मान लिखना है। इस प्रकार से इसको करना है। फिर आगे बढ़ते साथियों, इसी का क्वेश्चन नंबर 6 को अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, इसको साथ के साथ आप नोट करते चले। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है साथियों, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अच्छा, बहुत आसान प्रश्न है। यहाँ पर देखना, हमें त्रिज्या दे रखी 14 सेंटीमीटर और हमें इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद होना बहुत ही जरूरी है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो तो होता है साथियों सिंपल सा 4πr²। कितना होता है 4πr², यह आ जाएगा 4 पाई की जगह वही 22/7 बचपन से चल रहा है और r² मतलब 14 इंटू 14 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या हमारे पास कितनी 14 है। फिर इसको काट दो, 7 दूनी कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको जब अपन सोल्व करने बैठेंगे तो हमारे पास मिलेगा 14 दूनी 28 और ये आ जाएगा आपके 4 चौक 16, 4 चौक 16, सॉरी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी 88, तो ये आ जाएगा और 14 दूनी 28 ये आ जाएगा और इसको अपन सोल्व करेंगे आंसर आपको मिलेगा साथियों 2464 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपने को यहाँ पर आंसर मिल जाएगा साथियों 2464, जिसको बोलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाएगी, इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसको आप अच्छे से नोट करो। फिर बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं साथियों, हमें यहाँ पर एक बेलन दिया गया है। इस बेलन की हमें त्रिज्या दे रखी साथियों 11 सेंटीमीटर। हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा साथियों 980 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इस बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है साथियों। हमें इस त्रिज्या का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपको जो डाटा दे रखा ना उसी को आगे बढ़ाओ। आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसको अपन जब हल करेंगे ना तो यहाँ देखना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये आपको दे रखा साथियों 968। इसका सूत्र क्या होता है, तो आप बोलोगे 2πrh, और ये कितना है 968 है। 2 की जगह 2 आ जाएगा, पाई की जगह आपके पास 22/7 आ जाएगा। आर आपको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन एच आपको पता ना 11 है, तो 11 लिख दो बराबर 900 अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर एक काम करो, केवल आर चाहिए ना आपको, इसको एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ भेजो। तो देखना भेजते भी यहाँ पर आर बराबर 968 ऐसा का ऐसा इनटू ये 7 यहाँ पर बटा में चल रहा तो उधर गया तो ऊपर चला गया, गुणा में चला गया। बाकी सभी ये 2, 22, 11 ये सब कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो 2, 22 और 11
ये कहाँ चला गया अपने पास, भाग में चला गया, 2, 22 और 11। अब देखो 11 के पार्ट से इसको काटो, 11 8 88, 88 हो गया, फिर 89 90 और वापस 8, वापस 11 8 88, 8 बार जा रहा है। फिर 22 से देखो कितनी बार जा रहा है, ये 4 बार जा रहा है। फिर 2 से ये 4 कितनी बार जा रहा है, 2 बार, 2 साथ कितना आ गया 14। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी इसके आधार की त्रिज्या कितनी होगी साथियों, तो ये आ जाएगी हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो इसका राइट अपना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी आधार की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर अपन बात करते हैं साथियों, इसी के अंदर आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो हमें यहाँ पर चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर चाप की लंबाई ज्ञात करनी, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखना साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ ये बोला जा रहा है कि आपका एक इस प्रकार से वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या आपको यहाँ पर दे रही कि 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये कोण कितना है, 60 डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री का कोण दे रखा है, कोण अंतरित करता है। तो चाप की लंबाई, यानी हमें ये लंबाई ज्ञात करनी है, चाप की लंबाई। और आपको चाप की लंबाई का सूत्र पता होगा ना, चाप की लंबाई होती है साथियों थीटा बटेवा 360 इंटू 2 पाई आर। चाप की लंबाई का सूत्र होता है साथियों थीटा बटेवा 360 इंटू 2 पाई आर। अब ये देखो चाप की लंबाई का सूत्र तो हमें पता चल गया, तो थीटा कितना दे रखा साथियों, तो थीटा दे रखा आपको 60 डिग्री, बटेवा 360 आपका चल ही रहा है, पाई 2 की जगह 2 आ जाएगा, पाई कितना दे रखा 22/7 इंटू आर आपको कितना दे रखा 14 सेंटीमीटर दे रखा, 14 लिख दो। ये देखो 0 से 0 गया, 36 से 6 कितनी बार जाएगा, है ना, 6 से 36 6 बार चला गया। फिर 2 का भाग 14 में कितनी बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है। और फिर यहाँ पर देखो 7 दूनी कितना देगा 14, और 14 को अपन क्या कर देंगे 22 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये आंसर आ जाएगा 14 दूनी 28 के 8 हासिल के 2, और 14 दूनी 28 और 29 30, ये आ जाएगा 308। तो 308 आ जाएगा अपने पास, इसका फाइनली आंसर आ जाएगा साथियों, ये आ जाएगा हमारे पास चाप की लंबाई, यानी थीटा बटेवा 360 इंटू 2 पाई आर। तो इस प्रकार अपन इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक आप अच्छे से नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपन इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसको 1 मिनट वापस देखे, ये 6 अपन ने काटा नहीं है, यहाँ देखो 1 मिनट रुकना, 0 से 0 कट गया, 6 से 36 6 बार कटा, ठीक है, और 7 से 14, हाँ यहाँ पर देखिए 7 का भाग इस 14 में कितनी बार गया, 2 बार गया, कितनी बार गया, 2 बार गया। अब यहाँ देखिए आप इस 2 को इस 6 से काट दो, कितनी बार कटा, 3 बार, तो ऊपर मिलेगा 22 दूनी 44, तो ऊपर तो मिल जाएगा आपके पास 22 दूनी 44 और बटेवा मिल जाएगा आपके पास 3। अब 3 का भाग अपन इसके अंदर दे दें, तो 14 कम 14 14 34 42, यानी ये आ जाएगा आपके पास 14 बार जा रहा है, ठीक है, 42 आ जाएगा। फिर वापस अपने पॉइंट लगाएंगे, फिर 0, तो ये आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाया 6, ठीक है ना, 3 छंग 18, फिर वापस पॉइंट 0, तो फिर 7 बार जाएगा, यानी कुल मिलाकर के अपने पास आंसर आ जाएगा 14.67, क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। ये आ जाएगी चाप की लंबाई। थोड़ा यह कटिंग में मिस्टेक थी, इसको वापस देख ले, सूत्र थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर चल ही रहा है अपने पास, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 6 से 36 कितनी बार गया, 3 बार गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए अपने पास 2 पाई आर, यानी ये 7 का भाग 14 में कितनी बार, 2 बार, इस 2 से इस 6 को कितनी बार काटा, 3 बार काटा। अब आपके पास ऊपर बचा 22 इंटू 2 44 बटेवा 3, और ये भाग देंगे तो 14.67 आपका आंसर आ जाएगा चाप की लंबाई। फिर अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, नोट करो इसको। इस सवाल की बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला जा रहा है कि एक खंभा है साथियों 6 मीटर ऊंचा है, इसकी छाया साथियों आधार पर कितनी बन रही है, हमारे पास भूमि पर 2√3 मीटर बन रही है। तो हमें ये बोला जा रहा है कि साथियों ये आप देखो सूर्य किधर होगा, सूर्य इधर ही होगा, तो सूर्य के साथ यहाँ से जो ये उन्नयन कोण बन रहा ना, उस उन्नयन कोण का मान मुझे ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। ऐसा सवाल अपना पहले भी आया, इसमें सिर्फ एक ही दिमाग लगाना साथियों कि आपके पास इस त्रिभुज की कौन कौन सी भुजा दे रखी है, वो साइन थीटा आप ले लो। तो यहाँ पर आपके पास भुजा दे रखी लंब और एक दे रखा आपको आधार, तो सिंपल सी बात है, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब और आधार से tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं साथियों त्रिभुज ABC दे दो, जो भी नाम दे दो इसको, तो यहाँ पर अपन लेंगे साथियों tan थीटा, और tan थीटा होता है साथियों लंब बटेवा आधार। लंब कितना चल रहा है आपके पास, तो वो आ जाएगा 6, और आधार कितना चल रहा है 2√3, तो ये आ जाएगा साथियों tan थीटा बराबर, ये आ जाएगा 6 बटेवा 2√3 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 2 का भाग साथियों 6 में कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा, और √3 से 3 कितनी बार कटेगा, √3 बार कटेगा, तो tan थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर √3।
अब इसमें एक ही काम करना है, इस √3 को tan के पदों में लेके जाओ, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा साथियों, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 60। क्या लिख सकता हूँ? tan 60। तो थीटा से थीटा कटेगा तो ये आ जाएगा, tan से tan कटेगा, थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा 60। यानी ये जो यूनियन कोण बना ना साथियों, ये कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। इसी के मिलता जुलता साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, उस क्वेश्चन नंबर 10 को भी अपन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला जा रहा है 20 मीटर ऊंचे नदी के एक पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इसको सवाल को अपन करते हैं साथियों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ पर बोला जा रहा है साथियों कि 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से, यहाँ पर देखना ये 20 मीटर ऊंचा एक नदी का पुल है, ठीक है। यहां से हमें बोला जा रहा है साथियों कि नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण, अच्छा पुल 20 मीटर ऊंचे नदी के एक पुल से नाव का अवनमन कोण हमें यहाँ पर 30 डिग्री का दे रखा है, तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखो सबसे पहले तो 20 मीटर ऊंचा है पुल है, यहां से जो नाव का यहाँ पर जो अवनमन कोण दे रखा साथियों, वो हमें कितना दे रखा साथियों? अवनमन कोण हमें दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। तो ये नाव जब इधर आ रही है तो इसको यहाँ तक पहुंचने में, यानी पुल तक इसको पहुंचने में कितना समय लगेगा, हमें ये ज्ञात करना है, यानी हमें ये डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो माना कि यहाँ पर हमें ये समय पूछ रहा है, दूरी कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, कितनी दूरी तय करें, नाव को पुल तक पहुंचने में x मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ लिख देते हैं माना नाव को, ये जो नाव आ रही है ना आपके यहाँ से, ये आपके यहाँ से क्या आ रही है, ये नाव आ रही है, ठीक है, झंडी वंडी लगा दो, ये नाव इधर आ रही है, ये अवनमन कोण हमारे पास 30 डिग्री का बन रहा है इसके पुल से, जब अपन इसको देख रहे हैं, और ये पुल कितना 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और ये जल के अंदर तैरती हुई नाव इसकी तरफ आ रही है, तो माना नाव द्वारा, ठीक है ना, तय दूरी, माना नाव द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी, पुल तक पहुंचने में तय दूरी मैंने मान ली x मीटर मान ली, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास x आ चुकी है, थीटा 30 हो चुका है, भुजा लंब और आधार का काम आए तो tan थीटा लगाएंगे, तो सिंपल सा त्रिभुज ABC में, इसको नाम दे दो ना आप त्रिभुज ABC में, तो क्या लगा दो, tan थीटा लगा दो। tan थीटा होता है साथियों लंब बटेवा आपके पास आधार हो जाएगा, लंब कितना चल रहा है आपके पास 20 चल रहा है, आधार आपके पास कितना चल रहा है x चल रहा है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, तो tan 30 हो जाएगा, tan 30 बराबर आ जाएगा 20 बटेवा x हो जाएगा। tan 30 का मान होता है 1 बटेवा √3, और ये आ जाएगा आपके पास 20 बटेवा x, क्या आ जाएगा, x को 1 से गुणा कर दो, √3 को इससे गुणा कर दो, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 20 √3। तो सिंपल सी हमारे पास x कितना आ गया, 20 √3 आ गया है, यानी इसको पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी नाव को, तो नाव को पुल तक पहुंचने में तय की दूरी आ जाएगी हमारे पास 20 √3 मीटर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 20 √3 मीटर आ जाएगा। यानी ये जो सवाल है ना साथियों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा सवाल है। इनमें सिर्फ एक ही चीज लॉजिक पकड़ना रहता है साथियों, मेन लॉजिक ये रहता है कि आपके पास दो भुजा कौन सी काम आ रही है, और वो दो भुजा किस अनुपात में आती है, साइन कोस टेन किस में आती है। थीटा जो चल रहा है वो लगाना पड़ता है, यहाँ पर थीटा मैंने दे रखा था, या थीटा 30 दे रखा था, तो मैंने यहाँ पर tan 30 कर लिया। बाकी आपका लंब और आधार था, लंब यहाँ पर 20 था, यानी हमें पुल की ऊंचाई दे रखी थी, लेकिन अब ये नाव जो इधर आ रही है पुल की तरफ, ये कितनी चलेगी वो मुझे नहीं पता था, तो मैंने x मान ली, तो वो 20 बटेवा क्या हो गया आपके पास, x हो गया। इस प्रकार से अपन ये वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार अपना जो अति लघुरात्मक प्रश्न थे वो भी यहाँ पर क्या होता है कंप्लीट हो जाता है। तो आज की क्लास के अंदर अपन यहाँ तक ही देखेंगे, आने वाली क्लास के अंदर और भी मॉडल पेपर को सोल्व करेंगे, जिसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यू रिक्त स्थान और एक नंबर के प्रश्नों को, अति लघुरात्मक प्रश्नों को क्या करेंगे, अच्छे से निपटाते जाएंगे, उनके बेसिक उनके कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ क्या करते जाएंगे साथियों, क्लियर करते चलेंगे। तो मिलते हैं अपन अपनी क्लास अगली क्लास के अंदर। पहले आप बताएं कमेंट में जरूर, जिसने पूरा ये देखा है, ठीक है, कि आपको ये पेपर सॉल्यूशन कैसा लगा है, आपके लिए कितना ये हेल्पफुल रह रहा है, ठीक है। इसको आप आगे से आगे शेयर करें, ठीक है, और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, ठीक है, वही हमारा मोटिवेशन होता है, उसी से हम यहाँ पर खड़े रह पाते हैं, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अपन अगले मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के अंदर, तब तक के लिए इतना ही। इनको अच्छे से नोट करें, इनको अच्छे से रिवाइज करें, और इन चीज़ों को दिमाग में क्लियर करते चले, ठीक है। और अंत में इतना ही कह के चलेंगे कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो अभी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।